नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज हम हिंदी व्याकरण के उस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो सामान्यतः विद्यार्थियों को बहुत सरल लगता है, लेकिन जब उसके क्वेश्चंस आते हैं तो विद्यार्थी ज़्यादातर उसमें गलतियां करते हैं। और उस टॉपिक का नाम जो रहने वाला है, टॉपिक का नाम रहेगा साथियों कारक। क्या रहेगा? कारक रहेगा। और ये जो कारक टॉपिक का अध्ययन करते हैं हम, ये आता है एक विकारक के अंतर्गत। के अंतर्गत आता है, विकारक के अंतर्गत आता है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि विकारक शब्द किसे कहते हैं, यानी कि ऐसे शब्द जो विकार उत्पन्न करने का काम करते हैं, परिवर्तन करने का काम करते हैं, उनको कहते हैं विकारक। क्या कहते हैं? विकारक कहते हैं। और विकारक में जो, वैसे तो हम सामान्यतः 6 टॉपिक का अध्ययन करते हैं, जैसे लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य और पुरुष। इसमें से एक टॉपिक है जिसका नाम क्या है? कारक है। तो कारक को हम एक विकारक शब्द कह सकते हैं, बिल्कुल। अब जानते हैं कि कारक किससे कहते हैं। तो ऐसे विकारक शब्द जिनका संबंध क्रिया से होता है, उनको क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। कारक हिंदी में 8 होते हैं। हिंदी में कारकों की संख्या कितनी मानी गई है? 8 मानी गई है। लेकिन संस्कृत में कितने होते हैं? 6। इसमें संबंध बोधक और जो संबोधक होता है उसको कारक का भेद नहीं माना जाता है। और वैसे अगर कारकों को हम देखें प्रकृति के आधार पर कारक, देखिए अभी आगे हम पीपीटी के जरिए देखेंगे, लेकिन एक सामान्यतः इसको मैं समझा देता हूं आपको। कारक वैसे प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तिर्यक कारक और मूल कारक। मूल कारक उनको कहते हैं जिनके साथ कोई विभक्ति चिन्ह जुड़ा हुआ नहीं होता है, उनको मूल कारक कहते हैं। और जिनके साथ विभक्ति चिन्ह जुड़ा होता है उसे तिर्यक कारक कहते हैं। अब ये विभक्ति क्या होती है? तो क्रिया और कारक, इनके बीच में जो संबंध बताते हैं उसको क्या कहते हैं? कारक चिन्ह कहते हैं। उसको परसरक भी कहते हैं, उसको चरम प्रत्यय भी कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे नाम मिलते हैं। जैसे अगर आप कुछ सिलेबस देखेंगे तो उसमें परसरक लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? परसरक। परसरक का मतलब भी कारक ही होता है। परसरक का मतलब भी क्या है? कारक है। कई जगह इसका चरम प्रत्यय लिखा है, कई जगह कारक चिन्ह लिखा है, कई जगह विभक्ति चिन्ह लिखा रहता है, और कई जगह कारक लिखा होता है। तो सिलेबस में चाहे कुछ भी दे रखा हो, कारक दे रखा हो, परसरक दिया हो, कारक चिन्ह दिया हो, इस टॉपिक को पढ़ना ही होता है। ठीक है? चाहे उसका कई बार होता है ना, जैसे अलग अलग जो भर्ती आती है, जो सिलेबस होता है, तो उसमें बच्चों को उलझाने के लिए उसका दूसरा नाम दे देते हैं। तो बच्चे सोचते हैं पता नहीं कौन सा टॉपिक हो गया। वो कोई सा भी टॉपिक नहीं होता, एक ही नाम याद करें आप। तो कारक और कारक के साथ ही ये इसके जो अन्य नाम होते हैं उनका नाम याद रख लें आप। ठीक है? अब बात करें कि यहाँ से प्रश्न किस प्रकार के बनते हैं। जैसे एक तो ये प्रश्न बन जाता है कि कारक प्रकृति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको क्या बताना है? 2 प्रकार के होते हैं, मूल कारक और तिर्यक कारक। एक होता है विभक्ति, या कितने प्रकार की होती है? तो विभक्ति 2 प्रकार की होती है, संश्लिष्ट विभक्ति और विश्लिष्ट विभक्ति। अगर जैसे कोई विभक्ति चिन्ह अगर इस सर्वनाम शब्द के साथ जुड़ के आता है तो उसको कहते हैं हम संश्लिष्ट रूप कहते हैं। और अगर संज्ञा शब्द के साथ वो अलग से आता है तो उसको बोलते हैं हम विभक्ति का विश्लिष्ट रूप बोलते हैं। तो ये संश्लिष्ट और विश्लिष्ट क्या होता है, इसको भी हम देखेंगे। जो कारक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं उसको भी देखेंगे। और कारक के जो भेद होते हैं, जो हिंदी में तो होते हैं 8 और संस्कृत में होते हैं 6। जैसे कर्ता कारक नाम सुना है, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, ये देखेंगे। और साथ ही में इनकी पहचान देखेंगे और फिर इनके उदाहरण देखेंगे। ठीक है? और सामान्यतः जैसे हमने पढ़ा, कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा या के द्वारा आता है, अपादान में के लिए आता है, और सॉरी संप्रदान में के लिए आता है, अपादान में से पृथक होने के भाव में आता है। संबंध में जैसे काके की, नाने, नी, रारे री आता है। अधिकरण में मैं पर उसका विभक्ति चिन्ह होता है। संबोधन में है या रे हो। और इसके अलावा साथ ही में एक संबोधन चिन्ह का भी प्रयोग होता है। तो इन तमाम जो भी पहचान है उनको हम देखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं हम कारक। कारक को साथियों इंग्लिश में कहते हैं केस। क्या कहते हैं? केस कहते हैं। कारक का जो अर्थ लिया गया है यहाँ पर, देखिए कारक का जो अर्थ है क्रिया को करने वाला या क्रिया से संबंध कराने वाला, अर्थात क्रिया को संपन्न करने में किसी न किसी प्रकार की जो भूमिका निभाते हैं उसको क्या कहते हैं? कारक कहा जाता है। एक इसकी जो परिभाषा मिलती है वो मिलती है कि वे सब जिनका संबंध क्रिया से होता है उन्हें कारक कहते हैं। ये सर्वमान्य परिभाषा है, बहुत सरल परिभाषा, आप इस परिभाषा को याद कर सकते हैं। साथ ही में और देखिए, व्याकरण में कारक वह व्याकरणिक कोटि है जो यह स्पष्ट करती है कि वाक्य में प्रयुक्त किसी संज्ञा या सर्वनाम पद का संबंध क्रिया के साथ अन्य शब्दों के साथ क्या संबंध है उसको बताता है कारक। ठीक है? जब किसी संज्ञा सर्वनाम पद का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों जैसे विशेषकर क्रिया के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। कई प्रकार की परिभाषा मिलती है। कारक और क्रिया में संबंध बताने वाले चिन्हों को क्या कहते हैं?
कारक चिन्ह कहते हैं, कारक चिन्ह ना मिले तो उसको परसरक कहते हैं, परसरक ना मिले तो विभक्ति चिन्ह कहते हैं, विभक्ति चिन्ह ना मिले तो चरम प्रत्यय। तो कारक चिन्ह बोलो, परसरक बोलो, विभक्ति चिन्ह बोलो, चरम प्रत्यय बोलो, बात एक ही है। और ये किस कहते हैं, किसको? कारक और क्रिया में संबंध बताने वाले को कहते हैं। देखिए यहाँ जो कार की परसरक या विभक्ति चिन्ह है के बारे में क्या लिखा है, वाक्य में प्रयुक्त किसी संज्ञा सर्वनाम के कारक को प्रकट करने के लिए जो कार के चिन्ह संज्ञा सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होते हैं उन्हें कार की परसरक या विभक्ति चिन्ह कहा जाता है। प्रत्येक कारक का विभक्ति चिन्ह होता है, किंतु उन्हें वाक्य में हर संज्ञा सर्वनाम के साथ ही प्रयुक्त हो ये आवश्यक नहीं होता। विद्यार्थियों ऐसा नहीं है कि प्रत्येक के साथ कारक चिन्ह आए। देखा होगा जैसे राम विद्यालय जाता है तो राम जैसे कर्ता कारक है, कोई विभक्ति चिन्ह नहीं आया, लेकिन राम ने खाना खाया तो राम के साथ ने विभक्ति चिन्ह आ गया, तो विभक्ति चिन्ह आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, राम ने सुरेश को पीटा, एक वाक्य दिया हुआ आपके सामने, राम ने सुरेश को पीटा। यहाँ जो राम शब्द है वो तो कारक है और ने क्या है, कारक चिन्ह है। इसी प्रकार सुरेश क्या है यहाँ पर, कारक, और को क्या है यहाँ पर, कारक चिन्ह। पीटा क्रिया है विद्यार्थियों, पीटा था, ये पूरी क्रिया ये सहायक क्रिया के रूप में काम कर रही है। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा जैसे राम खाना खाता है, अब इसमें किसी में भी कारक चिन्ह नहीं आया विद्यार्थियों, तो राम यहाँ पे एक संज्ञा शब्द है और कर्ता कारक है इसका। खाना यहाँ पे कर्म कारक है, ध्यान रखना, खाना भी कारक लेकिन कौन सा है, और जो खाता है वो क्या है, क्रिया है। तो इसको थोड़ा सा समझा रखा है यहाँ पर। आगे देखो, सर्वनाम शब्दों के साथ कारक चिन्ह जुड़कर तथा संज्ञा शब्दों के साथ जो कारक चिन्ह आते हैं वो स्वतंत्र रूप से आते हैं। अगर जुड़कर आते हैं उसे विभक्ति का संश्लिष्ट कहते हैं, और अगर अलग अलग आते हैं तो उसे विभक्ति का विश्लिष्ट रूप कहते हैं। जैसे मोहन को, तो ये विभक्ति का कौन सा रूप है, विश्लिष्ट रूप है, अलग अलग आ रहा है। सोन ने, फुटबॉल के लिए, दुकान पर, हे सुमन, मैंने। लेकिन देखो मैं सर्वनाम के साथ ने जो आ रहा है विद्यार्थियों, वो मैंने इस प्रकार से लिखा जाता है, तो ऐसी स्थिति में फिर ये किसका काम कर रहा है, विभक्ति का संश्लिष्ट रूप आ रहा है। बल्कि ऊपर वाले में जैसे मोहन को, मोहन और को अलग अलग आ रहा है, तो इसको हम ये कह सकते हैं विभक्ति का विश्लिष्ट रूप आ रहा है। उसको, तो ये यहाँ पर संश्लिष्ट रूप है। जैसे उन्होंने, तो ये भी संश्लिष्ट रूप है। जैसे हमसे, तो ये भी विभक्ति का संश्लिष्ट रूप है। आगे देखते हैं, तिर्यक कारक किसे कहते हैं। तिर्यक कारक उनको कहते हैं जो विभक्ति सहित प्रयुक्त होते हैं। एक होते हैं मूल कारक किसे कहते हैं, जो विभक्ति रहित प्रयुक्त होते हैं, जिनके साथ कोई विभक्ति चिन्ह नहीं आता है। कारक के अगर हम प्रकार की बात करें, यानी काइंड्स ऑफ केस देखें अगर, तो हिंदी में कितने होते हैं, 8 होते हैं, और संस्कृत में कितने होते हैं, 6 होते हैं। ये बात मैं पहले बता चुका हूँ आपको। कौन कौन से को कारक का भेद नहीं माना जाता संस्कृत में, एक तो संबंध को नहीं माना जाता है, एक संबोधन को नहीं माना जाता है। एक उदाहरण कई बार विद्यार्थियों आपसे पूछा जाता है, जैसे एक वाक्य में कितने कारक प्रयुक्त हो सकते हैं, 1 2 3 4, तो कितने भी प्रयुक्त हो सकते हैं, जितने भी कारक होते हैं सभी प्रयुक्त हो सकते हैं। जैसे आपके सामने एक उदाहरण दिया हुआ है, हे बच्चों, राम ने रावण को बाण से सीता के लिए अयोध्या से रावण की लंका में जाकर मारा। तो ये ऐसा वाक्य है कि इसमें सारे कारक एक साथ प्रयुक्त हुए हैं। जैसे हे बच्चों, तो ये तो संबोधन कारक हो गया, कौन सा हो गया, संबोधन कारक हो गया। राम ने, ये हो गया कर्ता कारक और कर्ता का विभक्ति चिन्ह। रावण को कर्म हो गया, बाण से करण कारक हो गया, सीता के लिए संप्रदान कारक हो गया, अयोध्या से अलग हुआ ना, तो अयोध्या से यहाँ पर अपादान कारक का काम कर रहा है। रावण की, ये रावण की किसका काम कर रहा है, संबंध कारक का, क्योंकि संबंध में काके की आता है विद्यार्थियों। और एक आता लंका में, तो लंका में ये अधिकरण का काम कर रहा है, और जाकर मारा ये क्रिया है। ये क्या है यहाँ पर, ये क्रिया का काम कर रहा है विद्यार्थियों। बाकी देखो 8 के 8 कारक इसमें एक साथ प्रयुक्त हो गए हैं। आगे देखते हैं, सबसे पहले जो 8 कारक होते हैं कौन कौन से होते हैं, मैं सामान्यतः बता देता हूं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। तो उसमें से सबसे पहले हम जानते हैं, देखिए अगर आप चाहते हैं तो मैं इसकी एक टेबल ही बना दूं आपके लिए। चलो टेबल बना देता हूं एक। देखिए एक तरफ तो लिखता हूं मैं कारक का नाम, तरफ क्या लिखता हूं, कारक का नाम लिखता हूं, और एक तरफ मैं लिख देता हूं इसकी जो कारक चिन्ह होते हैं, कारक चिन्ह, या जिसको हम विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। कारक चिन्ह को क्या कहते हैं, विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। इनको लिख के हम देख सकते हैं। तो देखो विद्यार्थियों, सबसे पहले जैसे हम लिखेंगे कर्ता कारक, कौन सा कारक, कर्ता कारक। एक कारक होता है कर्ता कारक, एक होता है कर्म कारक, एक होता है करण कारक,
एक होता है संप्रदान कारक, ये 8 नाम तो पता होना चाहिए पहले। फिर इसके बाद हम लिखते हैं अपादान कारक, ठीक है। एक होता है संबंध कारक, कौन सा? संबंध कारक होता है। एक होता है अधिकरण कारक, अधिकरण कारक। और एक होता है संबोधन कारक, कौन सा? संबोधन कारक होता है विद्यार्थी। अब इनकी जो पहचान है वो भी लिख लेते हैं हम, कौन कौन से की क्या पहचान होती है। तो विद्यार्थियों देखिए, जो कर्ता कारक है, कर्ता कारक की पहचान, कर्ता कारक का जो चिन्ह होता है वो ने होता है। क्या होता है? ने। और कभी कभी कोई विभक्ति चिन्ह नहीं आता है। कर्म का क्या होता है? सामान्यतः को होता है। कौन सा विभक्ति चिन्ह होता है? को। कभी कभी कोई विभक्ति चिन्ह नहीं आता है। कर्ण का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? से। क्या होता है? से। लेकिन यहाँ जो से आ रहा है वो साधन के रूप में आता है। किसके रूप में आता है? साधन के रूप में। नहीं तो फिर आपको मिलेगा द्वारा, नहीं तो मिलेगा आपको के द्वारा। क्या मिलेगा? के द्वारा मिलेगा। इसी प्रकार संप्रदान की जो पहचान होती है वो होती है के लिए। क्या होती है? के लिए पहचान होती है इसकी, ठीक है। एक होता है अपादान, अपादान में आता है से। क्या आता है? से। और से यहाँ पर भी आ गया और यहाँ पर भी आ गया, तो ये से जो यहाँ पे आता है पृथक होने के भाव में आता है। और संबंध में जो आते हैं वो आते हैं जैसे का, के, इसके अलावा जैसे ना, ने, नी, इसके अलावा जैसे रा, रे, री, ये सब आ जाते हैं इसमें, ठीक है। एक आता है अधिकरण, तो अधिकरण में आते हैं विद्यार्थियों में, पर, ये आते हैं। और संबोधन में आते हैं जैसे हे, अरे, अरी, अजी, ऐसे शब्द देखने को आपको मिलेंगे विद्यार्थी। ये इनकी पहचान होती है। क्या इसी से हम कारक, फिर तो इसका मतलब कारक हो गया, अपने को तो पहचान याद होगी। नहीं विद्यार्थियों, इनके अलावा भी पहचान होती है, जैसे इसकी परिभाषा, क्रिया से हम कुछ प्रश्न करते हैं और उससे कोई उत्तर मिल जाता है। जैसे क्रिया से किसने और कौन प्रश्न करने पर कर्ता का बोध हो जाता है। क्रिया से क्या और किसको प्रश्न करने पर कर्म का बोध हो जाता है। किससे प्रश्न करने, क्रिया से किससे प्रश्न करते हैं तो उससे कर्ण का बोध हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे हम सभी को एक एक को देख लेते हैं। कर्ता, कारक, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, इस प्रकार पूरे 8 के 8 हम देखेंगे। मतलब संस्कृत में कौन कौन से को नहीं मानते? एक तो इस संबोधन को नहीं मानते, और सॉरी इस संबंध को नहीं मानते, और एक संबोधन को नहीं मानते। इन दोनों को कारक का भेद नहीं माना जाता। तो संस्कृत में हो जाते हैं 6 और हिंदी में हो जाते हैं ये 8। तो हम तो हिंदी पढ़ रहे हैं, तो हिंदी के अनुसार ये जो 8 के 8 है इनको देख लेते हैं बड़ा डिटेल से आगे। देखो, सबसे पहले है विद्यार्थियों कौन सा? कर्ता कारक, यानी नॉमिनेटिव जो केस है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो कर्ता शब्द का अर्थ होता है करने वाला। क्या होता है? करने वाला। तो ऐसे शब्द जो क्रिया को संपन्न करते हैं, वाक्य में प्रयुक्त ऐसे शब्द जो क्रिया को संपन्न करते हैं उसे क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है? वाक्य में संज्ञा सर्वनाम शब्द क्रिया को संपन्न करता है उसे कर्ता कारक कहा जाता है। तो यही तो बात मैंने बोली है। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो क्रिया के करने वाले का बोध कराता है, अतः क्रिया के करने वाले को हो कर्ता कारक कहते हैं, क्योंकि बिना कर्ता के क्रिया संभव नहीं हो सकती। यानी कि कर्ता के बिना क्रिया कैसे संभव होगी विद्यार्थियों? तो इसलिए फिर हम कर्ता कारक को पढ़ना जरूरी होता है। अब जब अगर आपको कारक के बारे में अच्छी नॉलेज हो जाएगी तो क्रिया में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि क्रिया में हम एक टॉपिक पढ़ते हैं कर्म के आधार पर क्रिया, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। जब हमें कर्म की पहचान हो जाती है तो फिर हम आराम से वहां पे सकर्मक और अकर्मक क्रिया को भी कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले कारक की नॉलेज होनी चाहिए। अब कर्ता को कैसे पता करते हैं किसी वाक्य में कि कर्ता कैसे है? तो क्रिया से प्रश्न करते हैं किसने या कौन। क्या प्रश्न करते हैं? किसने या कौन। अगर कर्ता के साथ ने विभक्ति चिन्ह जुड़ा होता है तो ने किसने प्रश्न करते हैं, और अगर क्रिया कर्ता के साथ कोई विभक्ति चिन्ह नहीं जुड़ा हुआ है तो हम प्रश्न करते हैं कौन। देखो, वाक्य में प्रयुक्त कर्ता विभक्ति सहित हो तब प्रश्न किससे क्या करते हैं? किसने। और प्रश्न करने पर उत्तर प्राप्त हो जाता है उसको कर्ता कारक कहते हैं। और क्रिया से किसने प्रश्न करने पर उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में क्रिया पर कौन प्रश्न का आरोप करने से जो उत्तर प्राप्त होता है वह शब्द कर्ता कारक होता है। आगे हम देखेंगे, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले इसके अनुसार। जैसे राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, तो यहाँ क्रिया क्या है? पढ़ता है। क्रिया से प्रश्न करो विद्यार्थियों कौन, और कौन से पहले आप क्रिया से प्रश्न करो किसने। क्या? किसने। तो किसने पढ़ता है, कोई उत्तर नहीं मिल रहा, तो ऐसी स्थिति में फिर क्रिया से प्रश्न करते हैं हम कौन। क्या प्रश्न करते हैं? कौन पढ़ता है, तो उत्तर क्या मिल गया हमें? राम। तो राम इस वाक्य का कर्ता कारक है। राम क्या है? इस वाक्य का कर्ता कारक है, ध्यान रखना। यही समझाना चाह रहा हूं मैं यहाँ पे। ये हो गया।
आगे देखो और क्या पहचान दे रखी है, कर्ता की कुछ पहचान दे रखी है। जैसे कर्ता के साथ ने विभक्ति चिन्ह आता है, कौन सा, ने विभक्ति चिन्ह आता है, लेकिन कभी कभी कोई विभक्ति चिन्ह नहीं आता। फिर ऐसी स्थिति में हम क्या क्रिया से प्रश्न कर लेते हैं, कौन के अलावा कभी कभी को भी आ जाता है, से भी आ जाता है, द्वारा भी आ जाता है, के द्वारा भी आ जाता है। तो सर ये से द्वारा के द्वारा तो आपने हमें अभी कर्ण कारक में पढ़ाया था। हाँ बिल्कुल पढ़ाया विद्यार्थियों। अगर किसी एग्जाम में 5 क्वेश्चन कारक से आते हैं, 3 क्वेश्चन तो जो अभी चार्ट बताया था उसी से आप हल कर लोगे, लेकिन पांचों के पांच अगर ठीक करना चाहते हैं तो आपको वास्तविक कारक के बारे में पता होना चाहिए कि कारक में कर्ता में कौन आते हैं, कर्म में कौन से आते हैं, करण में कौन से आते हैं। इस प्रकार सभी कारक के बारे में मैंने पहचान लिख रखी है और साथ ही में इनके बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं। उदाहरणों की ज़्यादातर आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं थोड़ा थोड़ा समझा दूंगा आपको और इसी प्रकार इस टॉपिक को हम कंप्लीट कर देंगे अभी थोड़ी। देखिए इसके अलावा कर्ता कारक की मुख्य विभक्ति चिन्ह, वैसे अब ये बहुत सारे दिए हुए हैं। ने होता है, जैसे हम सामान्यतः बचपन से याद करते हैं कि कर्ता के साथ क्या याद करते हैं हम, ने, कर्ता ने, और कर्म के साथ क्या करते हैं, को। जब क्रिया सकर्मक पूर्ण कृदंत या भूतकाल में हो तब कर्ता के साथ सदैव ने विभक्ति प्रयुक्त होता है, और जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया अकर्मक या सकर्मक वर्तमान काल या भविष्य काल में हो तब कर्ता कारक के साथ ने विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त नहीं होता है। वो विभक्ति का जो प्रयोग है, जैसे होना, पढ़ना, चाहिए, क्रियाओं वाले वाक्यों में कर्ता के साथ को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा से और के द्वारा विभक्ति का प्रयोग जब किया जाता है जब वाक्य क्रमवाच्य या भाववाच्य का हो, तब कर्ता कारक के साथ से या के द्वारा विभक्ति प्रयुक्त हो जाती है। तो वाच्य के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। मतलब कारक तो पढ़ रहे हम, लेकिन इससे लिंक्ड बहुत सारे विद्यार्थियों टॉपिक होते हैं हिंदी के, उन सभी टॉपिक के बारे में आपको नॉलेज होना जरूरी है। एक्चुअली में क्या करते हैं, हम किसी भी एग्जाम की जब तैयारी करते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारे सिलेबस में जो टॉपिक दिए रहते हैं केवल उन्हीं को ही पढ़ते हैं। तो उससे आपका क्या 100% कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका लिंक दूसरे टॉपिक में छुपा हुआ रहता है। तो कोशिश किया करो सारे टॉपिकों के साथ करो, मैं तो यही सजेशन दूंगा। बाकी आपकी जैसी राय है, आप करना चाहे आप कर सकते हैं। आगे देखो, ये विद्यार्थी, ये इसकी पहचान होगी। अब बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, तो यहाँ राम क्या है, कर्ता कारक। राम ने गाना गाया, राम कर्ता कारक है, जिसको मैं रेखांकित कर रहा हूँ। गुंजन हस्ती है, कौन हस्ती है, गुंजन, तो गुंजन यहाँ पे कर्ता कारक है। सुनीता विद्यालय जाती है, सुनीता कर्ता कारक है। छात्रा पढ़ती है, तो कौन पढ़ती है, छात्रा, तो यहाँ पर ये कर्ता कारक है। हमको दिल्ली जाना है, हमको यहाँ कर्ता कारक है। राम पढ़ने जाएगा, तो राम यहाँ पे विद्यार्थियों क्या है, कर्ता कारक है। और राम को कल जयपुर जाना है, तो राम यहाँ पे कर्ता कारक है। मुझसे आज खेला नहीं जाएगा, तो मुझसे क्या है यहाँ पर, कर्ता कारक है। के द्वारा किताब पढ़ी गई, तो उसके क्या है यहाँ पर, कर्ता कारक। राम के द्वारा कार्य पूरा कर लिया गया, तो राम के द्वारा आ जाएगा। छात्रों को परिश्रम करना चाहिए, छात्रों को आ जाएगा। उनको इंतजार करना पड़ा, अभिषेक पुस्तक पढ़ता है, तो जिसको मैं रेखांकित कर रहा हूँ ये कर्ता कारक है। सुरेश को कोट बनाना है, वर्षा गाना गाती है, आलोक ने पत्र लिखा, सुनीता को आज आना है, सुनीता द्वारा खाना बनाया गया। तो ये सारे जिनको भी रेखांकित करे हैं ये वाक्य के कर्ता है। सूर्य चमकता है, सुनीता से चला नहीं जाता, बादल गरजते हैं, मोहन गया था, माया ने अध्ययन किया, मृणाल ने यात्रा की, मोहन व्यायाम करता है, मोहिनी खेल खेलेगी, हमें सो जाना चाहिए, मुझे अवश्य जाना चाहिए, मोहन से पुस्तक पढ़ी गई, बच्चों के द्वारा कर्तव्य किए गए, तो बच्चों के द्वारा यहाँ पे कर्ता कारक का काम कर रहा है। इसी प्रकार श्याम को कल जयपुर जाना है, मुझसे आज खेला नहीं जाएगा, उसके द्वारा समाचार पत्र पढ़ा गया, राम द्वारा कार्य पूर्ण कर लिया गया, उसने मेला देखा, राम ने मेला देखा, राम ने पुस्तक पढ़ी, राम ने पुस्तक पढ़ी हो गया, राम ने पुस्तक पढ़ी थी। अच्छा मतलब ये कारक, इसका जो काल है अलग अलग में दे रखा है। राम ने पुस्तक पढ़ी होगी, राम ने पुस्तक पढ़ी होती तो वह उत्तीर्ण हो जाता है। तो काल कोई सा भी हो, लेकिन यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, कर्ता कारक पढ़ रहे हैं। जिनको रेखांकित किया है ये सब कर्ता कारक है। पुलिस ने चोर को पकड़ा, बालक पुस्तक पढ़ता है, चरवाहा गायों को चरा रहा है, उसने पढ़ाई की होती तो पास हो जाता। तो ये जितने भी मैंने रेखांकित किए हैं ये कर्ता कारक के उदाहरण है साथियों, ठीक है। अब कर्ता कारक अपना कंप्लीट हो जाता है। अब दूसरा आता है कर्म कारक। और कर्म की जैसे हमने शुरू से पढ़ा है, कर्म का मुख्य विभक्ति चिन्ह होता है को, या इसके साथ कोई विभक्ति चिन्ह नहीं आता है, ऐसा हमने पढ़ा है। कर्म किसे कहते हैं, इसकी पहचान क्या क्या होती है देख लेते हैं। एक तो साथ इसके साथ को कारक चिन्ह आता है, कभी कभी बिना चिन्ह के भी आ जाता है, कभी कभी इसके साथ से भी आ जाता है। जैसे
कर्म कारक जो मुख्य विभक्ति है वो क्या होती है? को होती है। ये तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया था। इसके अलावा वाक्य में क्रिया का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक किसे कहते हैं? क्रिया का फल जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों पर पड़ता है उसे कहते हैं विद्यार्थियों कारक कहते हैं। यानी कि वाक्य में प्रयुक्त जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्दों पर क्रिया का फल या प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहा जाता है। ये सारी बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी। इसके अलावा आप एक और कर सकते हो विद्यार्थियों, अगर क्रिया से क्या या किसको प्रश्न करते हो तो जो उत्तर मिलता है वो वाक्य का कर्म होता है। वो क्या होता है? वाक्य का कर्म होता है। जैसे यदि वाक्य की क्रिया द्विकर्मक है तो वस्तुबोधक कर्म प्रधान, अभी मैंने बताया था आपको जब क्रिया पढ़ाया था उस समय कि कर्म दो प्रकार के होते हैं। एक तो प्रधान कर्म होता है जिसको हम मुख्य कर्म कहते हैं, एक अप्रधान होता है जिसको गौण कर्म कहते हैं। दोनों की पहचान भी मैंने लिखाई थी, यहाँ पर भी मैं बता देता हूँ वापस। यदि वाक्य की क्रिया द्विकर्मक है यानी कि दो कर्म आ रहे हैं तो जो वस्तुबोधक कर्म होता है वो प्रधान होता है और जो प्राणीवाचक होता है वो गौण कर्म होता है। मुख्य कर्म की पहचान है कि वह क्रिया के समीप रहता है तथा उसमें विभक्ति चिन्ह नहीं लगे रहते हैं, जबकि गौण कर्म की क्रिया से दूर रहता है तथा उसके साथ को विभक्ति चिन्ह आता है। को विभक्ति का प्रयोग प्राय सजीव कर्म के साथ होता है, निर्जीव के साथ नहीं होता है। यद्यपि कर्म कारक की मूल विभक्ति को है किंतु कभी कभी इसके साथ से विभक्ति चिन्ह का भी प्रयोग हो जाता है। इसका भी थोड़ा ध्यान रखना है। से विभक्ति का प्रयोग जैसे पूछना, कहना आदि क्रियाओं के साथ कर्म कारक के साथ को के साथ पर से का प्रयोग होता है। जैसे आगे सूचक शब्दों में निर्जीव के लिए विभक्ति का प्रयोग हो जाता है, स्वाभाविक क्रियाओं में हो जाता है, क्रम को ज्ञात करने के लिए हो जाता है। अब इसके बहुत सारे उदाहरण दे रखे हैं, इन उदाहरणों को भी हम देख सकते हैं। जैसे राम ने सुरेश को पीटा, तो सुरेश यहाँ पे कर्म है, ध्यान रखना। अब देखो क्रिया से प्रश्न कर लो, क्रिया यहाँ पे पीटा है, क्रिया से प्रश्न कर लो किसको पीटा? सुरेश को पीटा, सुरेश उत्तर आ गया तो ये कर्म कारक है। लेकिन अगर वो राम को रेखांकित करके देता तो राम तो यहाँ पे क्या है? कर्ता कारक है। हम पढ़ क्या रहे हैं? कर्म कारक। तो मेनली हमारा यही उद्देश्य रहेगा, हम वाक्य में कर्म कारक को पहचान लेकर कर्म क्या है। राम पुस्तक पढ़ता है तो इसमें पुस्तक कर्म कारक है। माँ बच्चे को दूध पिलाती है, क्या पिलाती है? दूध। किसको पिलाती है? बच्चे को। तो इसमें दो दो कर्म आ रहे हैं विद्यार्थियों, एक तो बच्चा आ रहा है, एक दूध आ रहा है। बच्चा यहाँ पर विद्यार्थियों गौण कर्म है और दूध मुख्य कर्म है। दूध कौन सा है? मुख्य कर्म है। राम श्याम से द्वेषता रखता है तो यहाँ श्याम आ जाएगा। शिक्षक ने छात्र से प्रश्न किया, छात्र आ जाएगा। राम लक्ष्मण से प्रेम करते हैं, लक्ष्मण आ जाएगा। सुरेश ने रमेश को सामान भेजा, रमेश आ जाएगा विद्यार्थियों। सुरेश दूध पीता है, क्या पीता? दूध। सुरेश कुत्ते को मारता है विद्यार्थियों, तो यहाँ पे कुत्ता आ जाएगा विद्यार्थियों। आगे देखते हैं, सुरेश भोजन करता है, क्या करता है? भोजन, तो यहाँ पे कर्म कारक हो जाएगा। इसी प्रकार अगर देखते हैं हम तो राम ने श्याम से पूछा तो श्याम आ जाएगा यहाँ पे कर्म कारक। इसी प्रकार सुरेश ने मुकेश से कहा, राम ने रावण को मारा। रंजन पुस्तक पढ़ रहा है, रजनी ढोलक बजा रही है, राजन गेंद खेल रहा है। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, उसने मुझसे कहा राम ने रावण को मारा। दूधिया ग्राहकों को दूध दे रहा है, बच्चों को खाना खिला रहा है, माँ बच्चों को खाना खिला रही है। ये सब जिनको भी रेखांकित कर रहा हूँ ये वाक्य में कर्म है, ध्यान रखना। कुर्सी को मत तोड़ो, अध्यापक शरारती बच्चों को दंड दे रहा है। मोहन सोन से द्वेषता रखता है, शिक्षक ने छात्र से प्रश्न किया। राम सीता से प्रेम करती है, पुस्तक को मत फाड़ो, को प्यास लगी है, राम को बुखार हो रहा है। ये सारे, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी मिलते हैं। जैसे भारत ने जापान को हराया, रमेश उस पुस्तक को पढ़ो, ठीक है। इसी प्रकार तीसरा आता है विद्यार्थियों करण कारक। करण की सामान्यतः हमने पहचान लिखी थी, ये साधन के रूप में आता है। इसके अलावा और आ जाता है द्वारा, क्या आ जाता है? द्वारा आ जाता है। और एक आ जाता है के द्वारा, आ जाता है के द्वारा आता है, ठीक है। जैसे से, के द्वारा, में, पर, का, के कारण, के बिना, के साथ, ये सब साधन के रूप में आते हैं। करण शब्द का अगर शाब्दिक अर्थ देखें हम तो क्या होता है? साधन या उपकरण होता है। क्या होता है? साधन या उपकरण होता है। नोट डाल के लिखा हुआ है, किससे प्रश्न, अगर हम क्रिया से किससे प्रश्न करते हैं और जो उत्तर प्राप्त हो जाता है संभवतः वो क्या होता है? करण कारक होता है, ठीक है। वाक्य में जिस साधन या माध्यम से क्रिया को संपादित किया जाता है उसे करण कारक कहा जाता है। वाक्य में कर्ता की सहायता करने वालों को ही करण कारक कहते हैं। वाक्य में कर्ता कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया संपन्न करता है, अर्थात जिस संज्ञा या सर्वनाम की सहायता से कोई कार्य संपन्न हो उसे करण कारक कहा जाता है।
नोट डाल के लिखा हुआ है, जिन शब्दों में के साथ चिन्हों का प्रयोग हो उसे कर्ण कारक तो कहते हैं, लेकिन उसे अप्रदान करता भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसकी कुछ पहचान है, जैसे आज्ञा जनित वाक्य आ जाए, सीख से, रीति, गुण, स्थिति से, उत्पत्ति, दूरी, तुलना, कमी, प्रार्थना, निवेदन, इससे संबंधित आ जाते हैं। जैसे राम बस से आया, तो बस से आया, बस यहाँ पे साधन का काम कर रहा है, लेकिन राम बस से उतरा तो विद्यार्थी उसमें हो जाता फिर अपादान कारक। राम ने पुस्तक से पाठ पढ़ा, राम चाकू से फल काटता है, राम लाठी से सांप को मारता है, सुरेश पेंसिल से चित्र बनाता है। देखो, चित्र बनाने की जो साधन के रूप में काम कर रही है वो पेंसिल काम कर रही है। रमेश हवाई जहाज के द्वारा जयपुर गया, ध्यान से अध्ययन करो। मुकेश ने समाचार पत्र के माध्यम से जाना, सुनीता ने नौकर के साथ सामान भेजा, ज्योत्सना चाकू से फल काटती है। जिनको रेखांकित कर रहा हूँ ये सब करण कारक। मैं पेन से लिखता हूँ, एक गोली में उसका काम तमाम हो गया, 10 रुपये में पुस्तक मिल गई, मेरे बोलने पर वह नाराज हो गया, राम के आने पर सब प्रसन्न हुए। प्रेमचंद का गोदान कर्षक समस्या को प्रस्तुत करता है। प्रसाद की कामायनी छायावादी महाकाव्य है, जयशंकर प्रसाद के लिए है यहाँ प्रसाद। इसी प्रकार जैसे तुलसी का रामचरितमानस मर्यादाओं की मंजूषा है, विद्यार्थियां तुलसी किसका काम कर रहा है, करण कारक का काम कर रहा है। रविंद्र दाएं हाथ से लिखता है, उसे पत्र द्वारा सूचित कर दिया गया। ठीक है, पिताजी बस के द्वारा जयपुर गए, मैं पत्र द्वारा सूचित कर दूंगा। मैं आपको आंखों देखी सड़क दुर्घटना का हाल सुना रहा हूँ। तो यहाँ पे ऐसा भी आ सकता था, आंखों से देखी हुई, तो आंखों यहाँ पे से कोई कारक चिन्ह नहीं आ रहा, फिर भी करण कारक का काम कर रहा है। आज भी देश में लाखों लोग भूख से मर रहे, ऐसा आना चाहिए था, लेकिन भूखों आ जाता है तो भी करण कारक का काम कर रहा है। पहलवान ने अपने 2 बेटों को अपने हाथों से दफनाया, तो यहाँ हाथ जो आया विद्यार्थियों, ये किस में जाएगा, करण कारक में जाएगा। स्कूटर से नहीं साइकिल से जाओ, भिखारी कर्म से बैठे हैं। इसके अलावा राम हृदय से दयालु है। ठीक है, वह स्वभाव से ही कंजूस है। सेब किस भाव से दे रहे हो, सोना खानों से मिलता है, आगरा दिल्ली से दूर है, बुखार से बहुत कमजोर हो गया, ईश्वर से सद्बुद्धि मांगे, अध्यापक से पूछकर कक्षा से बाहर जाओ। तो ये सारे किसकी पहचान है, ये करण कारक की पहचान है विद्यार्थियों। अब आगे हम पढ़ेंगे चौथा नंबर का संप्रदान कारक। कौन सा, संप्रदान कारक, डेटिव कैसे बोलते हैं इसको इंग्लिश में। की पहचान सामान्यतः हम के लिए लिखते हैं, क्या लिखते हैं, के लिए लिखते हैं, लेकिन विद्यार्थियों कभी कभी तो को का भी प्रयोग हो जाता है, देना क्रिया के साथ को का प्रयोग होता है। इसके अलावा देखो, के लिए, के, को, के हेतु, के वास्ते, के खातिर, के निमित्त, पर और का, ऐसे शब्द भी देखने को मिल जाते हैं आपको संप्रदान कारक में। और संप्रदान शब्द का अगर हम अर्थ पूछें, अर्थ दिया जाए इसका, तो देना होता है। वाक्य में प्रयुक्त कर्ता जिसके लिए कोई क्रिया करे उसे संप्रदान कारक कहते हैं। यानी वाक्य में कर्ता के द्वारा जिस संज्ञा सर्वनाम को कुछ दिया जाता है या जिस किसी संज्ञा सर्वनाम के लिए क्रिया को संपन्न किया जाता है, वह संज्ञा सर्वनाम शब्द क्या कहलाता है, संप्रदान कारक कहलाता है। देना क्रिया का प्रयोग होने पर जिसे दिया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जब किसी को कोई वस्तु स्थायी रूप से दे दी जाती है तो वहाँ संप्रदान कारक होता है। को कारक चिन्ह से बने हुए संप्रदान कारक गौण कर्म भी कहा जाता है, जिससे वह वाक्य द्विकर्मक बन जाता है। अभिवादन के लिए संप्रदान का प्रयोग करते हैं। द्विकर्मक क्रियाओं वालों वाक्यों को परसरक संप्रदान कारक के लिए आता है, ध्यान रखना। तो उदाहरण जैसे मैंने रमेश को किताबें दी, तो यहाँ रमेश किसका काम कर रहा है, संप्रदान कारक का काम कर रहा है। सेठ ने गरीबों को कपड़े दिए, ये संप्रदान का काम कर रहा है। नेताजी ने छात्रों को मिठाई बांटी, नेताजी ने अकाल राहत के निमित्त, तो अकाल राहत यहाँ पे संप्रदान का काम कर रहा है। वह छात्रों के लिए मिठाई लाया। गुरु जी को नमस्कार। सुनीता ने विद्यालय के वास्ते दान दिया। आपके वास्ते किताब लेकर आया हूँ, तो आपके यहाँ पर संप्रदान कारक का काम कर रहा है। इसके अलावा पिताजी के खातिर, पिताजी आ जाएगा। पिताजी को प्रणाम। पिताजी मंडी से बच्चों के लिए अखरोट लाए। आलोक माँ के लिए दवाई लाया। मीनाक्षी ने कविता को पुस्तक दी। पेट के वास्ते मनुष्य क्या क्या नहीं करता। सैनिकों ने देश के हेतु बलिदान दिया। दान के निमित्त वस्त्र प्रदान करो। राम ने भिखारी को रोटी दी। राम खिलाड़ी के लिए पानी लाया। सीता गीता के लिए चाय बना रही है, तो यहाँ जिसको रेखांकित कर रहा हूँ ये संप्रदान कारक है। सुरेश ने गीता को पुस्तक दी। राम ने पिताजी को दवाई दी। मैंने राम को फल खरीद कर दिए। ने 4 पैसों पर अपना ईमान खो दिया। बाबू ने भिखारी को 10 पैसे दिए। तुम इतनी सी बात पर नाराज हो गए। अध्यापक ने छात्रों के लिए पुस्तक लिखी। आपके वास्ते पुस्तक लेकर आया हूँ। ये सारे वाक्य विद्यार्थी संप्रदान कारक हैं। इसके अलावा माता जी के खातिर दवा लाया हूँ। ये जल पूजा के निमित्त है।
सरकार ने किसानों को मुआवजा दिया, गृहिणी भिक्षुकों को भिक्षा दी, सेठ ने गरीबों को कपड़े दिए, गुरुजी को नमस्कार, ये सारे वाक्य आ जाते हैं। इस प्रकार ये संप्रदान कारक अपना हो जाता है। अब जो नेक्स्ट है वो है विद्यार्थियों अपादान कारक। कौन सा अपादान कारक है विद्यार्थियों? अपादान कारक जो पहचान है सामान्यतः तो हम से लिखते हैं। क्या लिखते हैं? से लिखते हैं, और वो भी पृथक होने के भाव में। किसमें? पृथक होने के भाव में। तो यहाँ अपादान शब्द का जो अर्थ लिया गया है वो पृथक होना या अलग होने से लिया गया है। से कारक चिन्ह आता है यहाँ पे, और कभी कभी का भी आ जाता है। से जब आता है तो वो अलग होने के भाव में आता है। अपादान शब्द अलगाव के भाव में प्रकट होता है। वाक्य में जिस स्थान या वस्तु से किसी व्यक्ति या वस्तु के अलग होने की या उसकी तुलना करने की बोध होता है। देखो मैं सामान्यतः बता देता हूँ, जहाँ दो में तुलना होती है वहाँ अपादान कारक होता है, और जहाँ बहुत सारों में तुलना होती है वहाँ अधिकरण कारक होता है। इस बिंदु का ध्यान रखना। अलग होने के भाव में जिससे अलग होया जाता है उसे अपादान कारक कहते हैं। वाक्य में जब क्रिया के द्वारा कोई संज्ञा सर्वनाम या अन्य किसी संज्ञा सर्वनाम से अलग हो, अर्थात जिस संज्ञा सर्वनाम से अलग होता है उसे अपादान कारक कहा जाता है। अतः अपादान कारक यानी स्थायी रहने वाली संज्ञा या सर्वनाम में पाया जाता है। ठीक है, दो लोगों में तुलना करने पर जिसमें तुलना की जाए उसे अपादान कारक कहते हैं। जो विशेषण की उत्तरावस्था का बोध कराते हैं। देखो विशेषण की तीन अवस्थाएं होती है, जिसको हम इंग्लिश में डिग्री कहते हैं, जैसे मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो उत्तरावस्था के उदाहरण आपको अपादान कारक में देखने को मिलेंगे, और उत्तमावस्था के जो उदाहरण है वो आपको अधिकरण कारक में देखने को मिलेंगे। अब देखिए, क्रिया की जो निरंतरता बताने के लिए भी प्रयुक्त समय सूचक शब्द का अपादान कारक के साथ प्रयोग होता है। गत्यर्थक क्रियाओं में भी अपादान कारक होता है। घृणा, ईर्ष्या, लज्जा का भाव होता है, वहाँ भी अपादान कारक होता है। प्रश्न करने या कुछ पूछने का भाव होता है, वहाँ पर भी अपादान कारक होता है। जहाँ से कोई कार्य शुरू होता है वहाँ अपादान कारक होता है। पति और निकास का जहाँ भाव होता है वहाँ भी अपादान कारक होता है। जिससे शिक्षा ग्रहण की जाती है वहाँ पर भी अपादान कारक होता है। इसके अलावा जैसे भिन्नता का भाव होता हो, कारण होने का भाव, मुक्त होने का भाव, दूरी का भाव, कार्यारंभ या समय प्रकट करने का भाव, रक्षा, वेर या पराजय का अर्थ, गत्यर्थक क्रिया वाले होते हो, पहचान, तुलना, शिक्षा, इनसे रिलेटेड जो भी होते हैं वो सारे क्या होते हैं विद्यार्थियों, इसके अंतर्गत आ जाते हैं। इसके अलावा अगर हम उदाहरणों की बात करें तो राम बस से उतरा, से घर से निकाल दिया, पक्षी पिंजड़े से उड़ गया, राम गाय से डरता है, निकुंज ने कई लोगों को बाढ़ से बचाया, चोर पुलिस से डरती है, नहीं चोर पुलिस से डरते हैं, पुलिस लोगों की चोरों से रक्षा करती है, बचाने का भाव आ रहा है। मैंने राम से प्रसन्न किया, प्रसन्न करने का भाव आ रहा है। जुलाई से स्कूल आरंभ होगा, तो जुलाई से किसी कार्य की शुरुआत हो रही है विद्यार्थियों, तो वहाँ पर भी अपादान कारक होता है। कल से एक दिवसीय मैच शुरू होगा, वनडे मैच जिसको कहते हैं, कल यहाँ पर अपादान कारक का काम कर रहा है। अर्जुन ने गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखी थी विद्यार्थियों, तो यहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य अपादान कारक। सुनीता गर्मी से परेशान है, अध्यापक से विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। राम श्याम से होशियार है, दो में तुलना हो रही है। चीन भारत से बड़ा है, दो में तुलना हो रही है। राम श्याम के मुकाबले होशियार है, यहाँ भी तुलना हो रही है। वह 2 दिन से लापता है, 2 दिन आ जाएगा। रात से बरसात हो रही है, तो यहाँ पे लगातार क्रिया हो रही है, इसलिए। राम गंदगी से घृणा करता है, तो घृणा का भाव हो रहा है। बहू ससुर से शर्माती है, यहाँ लज्जा का भाव आ रहा है। राम श्याम से बहुत ईर्ष्या करता है, ये इसके अंतर्गत आ जाएगा, श्याम से ईर्ष्या करता है, ईर्ष्या का भाव हो रहा है। इसके अलावा राम जयपुर से लौट आया, जयपुर से अलग हो गया विद्यार्थियों, तो अलग होने का भाव होता है, वहाँ अपादान कारक होता है। राम अभी तक जयपुर से नहीं लौटा, वह घर से बाहर गया। सुनीता मनीषा से बड़ी है, राजस्थान गुजरात से बड़ा है, 2 में तुलना की जा रही है। यहाँ पर अपने पास उदाहरणों की कोई कमी नहीं है, उदाहरण आपको खूब मिलेंगे। अगर उदाहरणों से आप परेशान हो जाते हैं, स्किप करके आप आगे भी बढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी कोशिश करना सभी उदाहरणों को देखने की, इससे आपको पहचान और प्रैक्टिस एक साथ हो जाएगी, है ना। रमेश का व्यवहार सुरेश से भिन्न है। गंगा हिमालय से निकलती, उत्पन्न होने का भाव है। मैं आज से पढ़ूंगा, कोई कार्य की शुरुआत की जा रही है। बच्चा माता पिता से सीखता है। पुजारी कुत्ते से डरता है। धनी लुटेरों से भयभीत है। सुनीता मक्खियों से घृणा करती है। गोपिया बांसुरी से ईर्ष्या करती है। गोपिया बांसुरी से ईर्ष्या इसलिए कर जाती है क्योंकि कृष्ण भगवान उनको छोड़कर चले जाते हैं, तो उसके बाद में वो उनकी बांसुरी की से भी क्या करने लग जाती है, नफरत करने लग जाती है। आगे हम पढ़ेंगे कभी, आपको जो हिंदी साहित्य में चर्चा करेंगे आगे। चीन भारत से ईर्ष्या द्वेषता रखता है, बहू ससुर से लजाती है, ये सारे वाक्य आगे वैसे।
वह ऋण से मुक्त हो गया, सूर्य पृथ्वी से बहुत दूर है, वह रविवार से छुट्टी पर है, मोहन छत से कूद गया, छत से अलग हो गया ना विद्यार्थियों, वह कल ही दिल्ली से लौटा है, यमुना यमुनोत्री से निकलती है, मुझे गुंडों से बचाओ, कविता सविता से अच्छी है, सुनीता गाड़ी से मद्रास गया। तो यहाँ जो गाड़ी काम कर रही है विद्यार्थियों, वो किसका काम, सुनील गाड़ी से मद्रास गया, ये किसका काम कर रहा है, ये साधन का काम कर रहा है। हम शहर से आए हैं, ये इसमें अपादान कारक काम कर रहा है। छात्र खेलकर मैदान से चले गए, तो मैदान से अलग हो गए, अपादान कारक। पूजा छत से गिर गई, कबूतर पिंजड़े से उड़ गए, प्रधानमंत्री चीन से लौट आए, वह अभी तक जयपुर से नहीं लौटा, खरगोश बाघ से डरता है, राम श्याम से ईर्ष्या करता है, छात्र शिक्षक से लजाता है, चीन भारत से बड़ा है, सुनीता गीता से अधिक बुद्धिमान है, और विमला गीता से लंबी है, जिससे गुरु से शिक्षा ग्रहण करता है। तो ये सारे इसके अंतर्गत आ जाते हैं। अब अगला जो आता है विद्यार्थियों, वो आता है संबंध कारक। कौन सा संबंध कारक आता है, संबंध के इसको पढ़ेंगे। अब इसकी सामान्यतः पहचान का के की आता है, या फिर नानेनी आता है, या फिर रारेरी आता है। देखिए वैसे सामान्यतः देखें तो काके की इसका जो विभक्ति चिन्ह होता है वो स्वतंत्र रूप से ही प्रयुक्त होते हैं जहाँ तक, लेकिन जैसे रारेरी है तो वो पुरुषवाचक सर्वनामों के साथ जुड़ जाते हैं, नानेनी निजवाचक सर्वनामों के साथ जुड़ जाते हैं, और जो रारेरी जो विभक्ति है वो उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के सर्वनामों के साथ, जैसे मैं, हम, तुम, संबंध कारक में रारेरी विभक्तियों का प्रयोग होता है। नानेनी का जैसे आप में होता है, जैसे अपना, अपनी, अपने हो जाता है। वे सब जिनका संबंध क्रिया से नहीं होकर और वाक्य में प्रयुक्त जो कर्ता और कर्म है उनसे होता है, तो उसे संबंध कारक कहते हैं। इसलिए इसको संस्कृत में वैध नहीं माना जाता, क्योंकि सामान्यतः कारक की जो परिभाषा है उसमें ये लिखा हुआ है कि ऐसे सब जिनका संबंध क्रिया से होता है उसको कारक होता है, कारक कहते हैं। अब इन शब्दों का कारक क्रिया से कोई संबंध ही नहीं होता, बल्कि वाक्य में प्रयुक्त जो कर्ता और कर्म यानी कि जो संजय सर्वनाम के शब्द आपस में इनका संबंध होता है, इसलिए फिर इसको क्या नहीं मानते हैं, संस्कृत में कारक का भेद नहीं मानते हैं। की पहचान जैसे उसका, मेरा, मेरी, हमारा, हमारी, हमारा, तुम्हारे, ये सब में देखो इस प्रकार जुड़ा हुआ रहता है। इसके अलावा इसकी और पहचान होती है, अधिकार से संबंधित शब्द मिलेंगे, रिश्तों से रिलेटेड मिलेंगे, मूल्य से संबंधित, कार्य कारक से संबंधित, परिमाण से संबंधित, प्रयोजन से संबंधित, स्वामित्व से संबंधित, रिश्तों, अवस्था, कोटि, धातु, पर्सन, इनसे संबंधित शब्द आपको देखने को मिलेंगे। संबंध कारक की विभक्तियां संबंधी संज्ञा सर्वनाम के लिंग वचन के अनुसार बदलती है। संबंध कारक का संबंध वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के साथ नहीं होता, इसलिए कुछ विद्वान संबंधवाचक शब्द को कारक का भेद नहीं मानते। नोट डाल के लिखा हुआ है, हालांकि ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, इन उदाहरणों को देखो। जैसे सीता का भाई आ गया, तो यहाँ सीता किसका काम कर रहा है विद्यार्थियों, संबंध का काम कर रहा है। सीता की बहन आ गई, सीता संबंध। यह मेरा घर है, जिनको रेखांकित कर रहा हूँ ये क्या सब, ये मान लेना संबंध के उदाहरण है। पुष्कर के मेले में भीड़ बहुत रहती है, मेरा कॉलेज 5 किलोमीटर है, मेरे पिताजी कल आएंगे, अपना आधार कार्ड दिखाओ, राम का घर, अपनी गाड़ी सबसे सुंदर है, अपने जाति के लोग अभी आ रहे हैं, राम का भाई पढ़ रहा है, मेरी पुस्तक कहाँ गई, राम की दुकान है, सुनीता की साड़ी कीमती है, सुरेश का भाई मुकेश परिश्रमी है, 100 रुपये का नोट असली है, अपना काम आप करो, अब हमारी दुकान यहीं है, 20 रुपये का खिलौना टूट गया, चांदी की पाजेब नई डिजाइन में है। तो चांदी यहाँ पर संबंध का काम कर रही है। 10 मीटर का थान खरीदा है, खाने के बर्तन साफ रखो, अपनी पुस्तक मुझे दो, मेरा घर यहाँ से दूर है, हमारे कपड़े नए हैं, अपने कपड़े साफ रखो, मेरा बस्ता है, मेरी पुस्तक है, अपना काम स्वयं करे, अजय की पुस्तक गुम हो गई, तुम्हारा चश्मा यहाँ रखा है। तो ये सब संबंध का काम कर रहा है। इसके अलावा जैसे सुरभि का लेख सुंदर है, उसके वचनों पर ध्यान दो, ये मेरे मित्र है, मेरा विद्यालय 2 किलोमीटर दूर है, अपने लोग अभी यार, ये तो आ गया अजय की पुस्तक, ये सारे वाक्य आगे विद्यार्थी है ना। इसके अलावा अमिताभ बच्चन की कवि हरिवंश राय बच्चन के पुत्र है, तो के आ रहा है यहाँ पर। मेरी उम्र 50 वर्ष है, तो मेरी आ गया। ये युवती 30 वर्ष का, ये युवक 30 वर्ष का है, तो ऐसी स्थिति में 30 वर्ष किसका काम कर रहा है, संबंध का। 5 मिट्टी के घड़े लाओ, तो किसके लाओ, मिट्टी के। मैंने एक कांसे की कटोरी खरीदी है, कांसे की आ जाएगा। मेरी साड़ी सिल्क की है, तो सिल्क आ जाएगा। आपके कितनी संतान हैं, तो कितनी आ जाएगा विद्यार्थी यहाँ पर, ठीक है। या फिर देखो यहाँ कितना कितनी ये भी आ सकता है और आपके भी आ सकता है, तो कौन से को रेखांकित करके दे रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। 5वीं कक्षा में कितने छात्र है, तो कितने आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसी प्रकार होता है एक अधिकरण कारक, जिसको हम लोकेटिव केस भी कहते हैं। अगर बात करें अधिकरण कारक किसे, अधिकरण का मतलब होता है क्रिया का आधार बताना।
या उससे समय से संबंधित जो बात बताई जाती है उसको हम अधिकरण कारक में ले सकते हैं। अधिकरण में कारक की जो पहचान मुख्य रूप से हम पढ़ते हैं, एक तो मैं, क्या पढ़ते हैं, मैं पढ़ते हैं, और एक पर पढ़ते हैं, लेकिन समय सूचक शब्दों के साथ को का भी प्रयोग हो सकता है। इसके अलावा कई अव्यय शब्द है उनका भी प्रयोग होता है। अधिकरण जो शब्द होता है, अधिकरण शब्द का अर्थ होता है आधार। क्या होता है, आधार होता है। और जैसे इसकी पहचान में, पे, पर, के, को, के अंदर, के भीतर, के सामने, के मध्य, के बीच, के ऊपर और को। तो इसका मुख्य विभक्ति चिन्ह तो ये तीन ही याद रख लेना आप, में, पर और को। बाकी ये तो अन्य इसकी पहचान है। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम का वह रूप जो क्रिया के आधार का बोध कराता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। क्रिया होने के स्थान, समय तथा भाव की सूचना देने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, अधिकरण कारक होते हैं। इसके तीन प्रकार बताए हैं कुछ विद्वानों ने, जैसे स्थानाधार, समयाधार और भावाधार। जब कोई स्थान बोधक शब्द क्रिया का आधार बनता है तो उसे स्थानाधार कहते हैं। जब कोई काल बोधक शब्द क्रिया का आधार बनता है तो उसको समयाधार कहते हैं। जब कोई क्रिया का आधार बने, विद्यार्थी कोई भाव अगर उसका आधार बनता है तो उसको भावाधार कहते हैं। ठीक है, प्रश्न करते हैं क्रिया से अगर हमें अधिकरण कारक का पता करना है तो कहाँ और कब प्रश्न करते हैं, कहाँ और कब प्रश्न करते हैं। वो चिन्ह का प्रयोग समय स्थान के साथ किया जाता है तो यह अधिकरण कारक बनता है। सभी में से तुलना की जाती है, देखो जहाँ दो में से तुलना की जाती है वहाँ अपादान कारक होता है, लेकिन जहाँ बहुत सारों में से तुलना जो की जाती है वहाँ पर कौन सा कारक होता है विद्यार्थियों, वहाँ पर अधिकरण कारक होता है। कभी कभी यहाँ दो विभक्ति रहित चिन्ह होता है, निश्चित समय बताने के लिए, महत्व बतलाने के लिए, जल्दबाजी बतलाने के लिए का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं हम, जैसे राम पेड़ पर बैठा है तो पेड़ यहाँ पे अधिकरण कारक का काम कर रहे हैं। मछलियाँ जल में रहती है, जल यहाँ पे अधिकरण कारक का। बंदर छत पर बैठा है, छत अधिकरण कारक का काम कर रहा है। मैं अभी 2 मिनट में आया, 2 मिनट किसका काम कर रहा है, अधिकरण का। राम पढ़ने में तेज है, वह रात को पढ़ता है। राम ये कार्य आधा घंटे में निपटा लेगा। शाम खेलने में तेज है, कक्षा में चुप बैठो, तो कहाँ चुप बैठो, कक्षा में, तो कक्षा अधिकरण का काम कर रहा है। सोमवार को आएगा, सोमवार यहाँ पे अधिकरण कारक का काम कर रहा है। लौट के मोती घर को आए, तो घर यहाँ पे अधिकरण कारक है। रविवार को बैंक बंद रहता है, कब बंद रहता है, रविवार को। छत पर मोर नाचता है, कहाँ नाचता है, छत पर, छत रेखांकित कर लो। वह अपनी शरण में अवश्य आएगा, शरण को रेखांकित करो। इन दिनों में वह जयपुर गया, कहाँ गया, जयपुर। समुद्र के किनारे साधु बाबा रहते हैं, मैं तो आपके सहारे जीवित हूँ। भिखारी घर घर घूमता है। सभी विद्यार्थियों में सबसे होशियार राम है, सभी विद्यार्थियों में राम सबसे होशियार है। बहुत सारों में से तुलना की जा रही, इसलिए मैं अभी 5 मिनट में आता हूँ। कमरे के अंदर पलंग है, राम भवन के सामने मेरी लाइब्रेरी है। तो विद्यार्थी यहाँ क्या आ जाएगा, राम भवन आ जाएगा, विद्यार्थियों के सामने आ गया इसलिए। टेबल के ऊपर मोबाइल रखा है, टेबल आ जाएगा विद्यार्थियों। राम घर के भीतर है, घर आ जाएगा। चिड़िया पेड़ पर बैठी है, यहाँ पे पेड़ आ जाएगा विद्यार्थियों, कहाँ बैठी है, पेड़। चूहे बिल में रहते हैं तो बिल आ जाएगा विद्यार्थियों। वह कुएं में कूद पड़ी तो कुआ आ जाएगा। पक्षी आकाश में उड़ रहा है, आकाश आ जाएगा। दीपक घर में बैठा है, घर आ जाएगा विद्यार्थियों। और मेज पर पुस्तक पड़ी है तो मेज आ जाएगा। सिंह वन में रहता है, घर के भीतर बैठो, घर आ जाएगा। आंगन के बीच में चारपाई बिछा दो, आंगन आ जाएगा। छत के ऊपर चले जाओ, छत आ जाएगा। वह अगले साल आएगा, अगले साल को रेखांकित कर लो, कब आएगा, अगले साल। इस जगह पूर्ण शांति है, इस जगह को रेखांकित कर लो। सोन छत पर बैठा है, कहाँ बैठा है, छत पर, तो छत को रेखांकित कर लो। सोन रेखांकित नहीं होगा, ध्यान रखना। सभी लड़कों में राकेश सबसे होशियार है, लड़कों में आ जाएगा। बहुत सारों में से तुलना की जा रही इसलिए। चला, बिल्ली चटाई पर बैठी है, कहाँ बैठी, चटाई पर। पाकिस्तान और तालिबान में कोई फर्क नहीं है, तालिबान आ जाएगा। नियत समय पर काम करो। पुस्तकें अलमारी में रखी है, यहाँ से 5 किलोमीटर पर वन है। और कमरे के अंदर मेज रखी है। और मंदिर के सामने मेरा घर है, तो मंदिर आ जाएगा विद्यार्थी यहाँ। ठीक है, इसी प्रकार मेज के ऊपर गिलास, मेज आ जाएगा। शाम घर के भीतर है तो घर आ जाएगा। इन दिनों वह दिल्ली गया, कहाँ गया, दिल्ली आ जाएगा। नदी के किनारे, ये तो हो गया। राम कॉलेज नहीं जा रहा है, कॉलेज आ जाएगा। वह तो आपके सहारे जीवित, ये तो हो गया। भिक्षुक घर गए, ये हो गया। पहले इस जगह एक होटल था, इस जगह हो जाएगा विद्यार्थियों, कहाँ, इस जगह। ठीक है, टायर में हवा कम है, विद्यार्थी टायर हो जाएगा। भारत की संस्कृति विश्व में विशेष स्थान रखती है, तो विश्व आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, राम और श्याम में गहरी दोस्ती है, राम और श्याम में गहरी, श्याम आ जाएगा। हमें अपनी जुबान पर अटल रहना चाहिए। पीटी उषा का नाम श्रेष्ठ धावकों में आता है, वह तो घोड़े पर सवार है। परीक्षा समाप्ति के बाद घंटी 3 बजने पर लगेगी, कब लगेगी, 3 बजने पर। ठीक है, बगीचे में छायादार पेड़ है।
प्रति आधे घंटे पर चेतावनी घंटी लगती है, कदम कदम पर पुलिस का पहरा है, तो कदम कदम आ जाएगा विद्यार्थियों। बहुत से सैनिक सीमा पर तैनात है, कहाँ तैनात है? सीमा पर, आंसर आ जाएगा। ये तो हो गया अधिकरण कारक के। अब देखते हैं हम संबोधन कारक। संबोधन कारक को विद्यार्थियों समझने के लिए आपको विस्मयादिबोधक अव्यय की नॉलेज भी होना जरूरी है, दोनों की अगर नॉलेज है, क्योंकि आपने कई बार ये चिन्ह, ऐसा चिन्ह लिखा हुआ, अब इस चिन्ह को कई बार तो हम संबोधन चिन्ह कह देते हैं और कई बार इसको विस्मयादिबोधक चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। संबोधन का मतलब होता है पुकारना। क्या होता है? पुकारना। किसी संज्ञा का वह रूप जो किसी को संबोधित करने या पुकारने के लिए वाक्य में प्रयुक्त होता है, उसे संबोधन कारक कहा जाता है। अतः कारक के रूप में वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा के जिस पुकारा, बुलाया या सुनाया या सावधान किया जाता है, उसे संबोधन कारक कहते हैं। पहचान होती है हे, हो, अरे, ओ, अरी, अजी, ये सब इसकी पहचान होती है। वाक्य में जिसको पुकारा जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं, तथा उस शब्द के साथ जो संबोधन चिन्ह का भी प्रयोग होता है। जब ये चिन्ह, इस प्रकार का जो चिन्ह संबोधन चिन्ह हर्ष, शोक, दुख, कामना, घृणा आदि के भाव का बोध कराने वाले शब्दों के आगे जुड़ता है, तो ये विस्मयादिबोधक चिन्ह का काम करता है, यानी कि विस्मयादिबोधक अव्यय की तरह प्रयुक्त होता है, ठीक है। और यही चिन्ह संबोधन शब्दों के आगे जुड़ने पर संबोधन चिन्ह कहलाता है। तो विस्मयादिबोधक चिन्ह भी कहते हैं, संबोधन चिन्ह भी कहते हैं। अगर कारक में इसको पढ़ेंगे तो संबोधन कारक के साथ पढ़ते हैं तो संबोधन चिन्ह बोल देंगे, और विस्मयादिबोधक अव्यय में पढ़ते हैं तो इसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह बोलेंगे। कभी कभी दो संबोधन शब्द संज्ञा के साथ प्रयुक्त हो तो न होकर अकेले भी आते हैं, जैसे कभी कभी संबोधन कारक के विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त नहीं होते, फिर भी वहाँ पर संबोधन कारक होता है। आगे हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे। सर्वनाम शब्द का प्रयोग संबोधन कारक में कभी नहीं होता। संबोधन कारक की विभक्तियाँ संज्ञा शब्द से पहले प्रयुक्त होती है, सर्वनाम से पहले प्रयुक्त नहीं होती, इसलिए इसको संस्कृत में कारक का भेद नहीं माना गया। इसी कारण से यहाँ सर्वनाम से हम किसी को पुकार नहीं सकते। कई बार संज्ञा शब्द पर जोर देकर संबोधन कारक का काम चला लिया जाता है। कभी कभी संज्ञा शब्द के बिना केवल विभक्ति ही प्रयुक्त होती है, ठीक है। संबोधन कारक की विभक्तियों को परसर्ग नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वे पूर्ववर्तीनी होती है, अर्थात शब्द के पहले आती है। हे माता, हे लड़के, तो विद्यार्थी इनको हम क्या नहीं कह सकते? परसर्ग नहीं कह सकते, है ना। संबोधन कारक में अनुक्त अर्थात शून्य विभक्तियां भी चलती है, जैसे माताओं, मित्रों, बहनों, इस प्रकार से चलता है। संबोधन कारक के बाद संबोधन विराम चिन्ह या अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। देखो कई बार तो जैसे ये चिन्ह होता है ना, ये संबोधन चिन्ह होता है और इसकी जगह पे कोमा लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? कोमा, जिसको हम अल्प विराम भी कहते हैं विद्यार्थियों। हिंदी में क्या कहते हैं? अल्प विराम। इंग्लिश में कहते हैं इसको कोमा कहते हैं। जैसे संबोधन कारक के बहुवचन संज्ञा शब्दों पर अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता कभी भी, जैसे माना कि देवियों, तो यहाँ पे इस प्रकार का अनुस्वार नहीं लगा सकते। सज्जनों, इस प्रकार नहीं लगा सकते। भाइयों, बालकों, ठीक है, मित्रों, इस प्रकार से नहीं लगता, अनुस्वार कभी भी नहीं लगता। जैसे इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो हे ईश्वर, तो ईश्वर के देखो अगर विद्यार्थियों ये इस प्रकार से लगा तो संज्ञा शब्दों के बाद में लगा हुआ है। और ध्यान देना, जो ये संबोधन चिन्ह है वाक्य के शुरुआत में प्रयुक्त होते हैं। हे भगवान गरीबों पर दया करो, तो हे भगवान ये संबोधन का काम कर रहा है। अरे बेटा इधर आओ, अगर यहाँ पे विद्यार्थी ऐसे लिखा रहता जैसे अरे, फिर ये अगर चिन्ह आ जाता अरे बेटा इधर आओ, इधर आओ, तो अरे के बाद में अगर ये चिन्ह आ जाता तो फिर ये संबोधन चिन्ह नहीं होकर विस्मयादिबोधक चिन्ह यानी कि अव्यय का उदाहरण हो जाता, संबोधन कारक का उदाहरण नहीं होता, ठीक है। अरे मोहन तुम कब आए? हे भगवान मुझे दुखों से बचाइए। अरे भाई तुम अब तक कहाँ गए थे? अजी श्रीमान, फिर ये विस्मय संबोधन चिन्ह आ जाता है। ओ मूर्ख ठहर जा। अरे श्याम तुम जयपुर से कब लौटे? हे भाई पहले मेरी बात तो सुनो, ठीक है। हे प्रभु रक्षा करो। अरे मोहन यहाँ आओ। बालको, अब देखो इसके साथ कोई है अरे अजी कुछ भी नहीं आ रहा, केवल बालक आ गया और बालक के बाद में संबोधन चिन्ह लगा दिया, तो भी यहाँ पे संबोधन कारक है, ध्यान रखना। बालक यहाँ पे संबोधन कारक है, ठीक है। सुरेश जल्दी करो। अब देखो यहाँ पर ये संबोधन चिन्ह भी नहीं आकर कोमा आ गया, तो बिल्कुल राइट, ये भी चलेगा। बालको चुप हो जाओ। अरे इधर बैठो। अरे मजा आ गया। तो इनमें देखो ये दोनों जो वाक्य हैं यहाँ पर संबोधन कारक नहीं है, ये दोनों विस्मयादिबोधक अव्यय के उदाहरण है। लेकिन आ जाता अरे बालको मजा आ गया, तो ऐसी स्थिति में बालक के पहले ये आ रहा है तो ये हो जाएगा संबोधन का उदाहरण। बेटा पढ़ाई में ध्यान लगाओ, तो बेटा यहाँ संबोधन का काम कर रहा है। अरे इधर आओ, तो ये विद्यार्थी विस्मयादिबोधक का काम कर रहा है। अजी क्या बाजार जा रहे हो, तो यहाँ पर ये किसका काम कर रहा है? विस्मयादिबोधक का काम कर रहा है।
अरे क्या तुम अभी तक विद्यालय नहीं गई, तो ये संबोधन कारक नहीं है, विस्मयादिबोधक है। बच्चों छत पर मत चढ़ना, तो बच्चा यहाँ संबोधन का काम कर रहा है। बेटा परीक्षा निकट आ गई, अतः पढ़ाई में ध्यान लगाओ, तो बेटा यहाँ किसका काम कर रहा है, संबोधन कारक का काम कर रहा है। देवियों और सज्जनों, विवेकानंद की नगरी खेतड़ी में आपका स्वागत है, तो इसमें विद्यार्थियों क्या है, संबोधन कारक है। इस प्रकार ये जो कारक टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम अगले टॉपिक हैं। थैंक यू मित्रों।